हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो इसको पिछले वीडियो से रिलेट कर लेना एक बार, तो बहुत आसानी से तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी। पिछला वीडियो हमने जहां खत्म किया था वहीं से जस्ट आगे की कहानी इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो याद होगा अगर आपको, तो लास्ट में हमने जो है वो अर्ली स्टेट का एक बिगिनिंग पढ़ा है, ठीक है, महाजनपदास वगैरह के बारे में पढ़ा है। और यहाँ पर हम बेसिकली अर्ली एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अर्ली स्टेट और अर्ली एम्पायर यानी बहुत सारी महाजनपदास, 16 महाजनपदास थी वहां पे। और अब 16 महाजनपदों में एक पर्टिकुलर जो महाजनपद है वो बहुत तेजी से इमर्ज होने वाली है, इसलिए हम यहां पर इसे एम्पायर नाम दे रहे हैं। तो बहुत आसानी से रिलेट हो रहा होगा मेरे ख्याल से। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, देयर वर सर्टेन स्टेट्स, कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में इमर्ज हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू हो रही है बेसिकली यहां से। और वो पॉलिटिकल हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, वो सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को भी अपने आप में कहीं ना कहीं समाये हुए हैं एक तरीके से, ठीक है। उसी में वो सारी चीजें बिल्कुल मिली हुई हैं, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, इंटरमिक्स है एक दूसरे से। ऑलराइट, तो आपका जो सिनारियो है इसमें बहुत सारे काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पांचाल, अश्मक, ऐसे बहुत सारे आपने महाजनपद देख ली, 16 महाजनपद देख ली। इनमें से एक ऐसी महाजनपद है दैट इज गोइंग टू बिकम एन एम्पायर। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे मगध का इमरजेंस हुआ, क्यों सिर्फ पिछले चैप्टर से, या पिछले चैप्टर कह रहा हूं, पिछले पैराग्राफ से कुछ लिया है मैंने और इसके बाद अगला पैराग्राफ पूरा इसमें एक्सप्लेन्ड है। ऑलराइट, तो विल सी दैट व्हाट वर द कॉजेज, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ द मगध। मगध ही क्यों सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, और ना सिर्फ महाजनपद बना बल्कि वहीं पर आने वाले कुछ ऐसे साम्राज्य स्थापित हुए जिनका एक ग्लोरिफिकेशन आज भी भारत को प्राउड फील कराता है। या दूसरे शब्दों में मैं कह दूं कि जहां से इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री बेसिकली आइडेंटिफाई की जाती है। अगर ये साम्राज्य नहीं होते तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाता। हमने इस पूरे चैप्टर की जो शुरुआत की थी वो कहां से की थी? प्रिंसेप और पीदसी, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के इंस्क्रिप्शंस खोजने शुरू किए थे। तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस खोजने शुरू हुए थे वो तो मौर्य एम्पायर का ही तो था, और मौर्य कहां? मगध में। तो बेसिकली हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। ये मैप देख रहे हो आप सभी लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका मगध, ठीक है। तो मगध साम्राज्य ये यहां पर दिख पा रहा होगा, और ये हो गई मगध की कैपिटल राजगृह, ठीक है, राजगृह, या इसी को आप राजगृह भी कह सकते हो, ठीक है, राजगृह। तो बेसिकली राजगृह जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, राज वर्ड जो है इट डिनोट्स टू रॉयल, ठीक है, रॉयल। एंड गह वर्ड कम्स फ्रॉम दी पाली और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि उस समय प्रिवेलेंट है। गृह यानी घर, तो राजा का घर या रॉयल हाउस या रॉयल पैलेस कह दो, इज कॉल्ड राजगृह। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज राजगृह। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। मगध ही क्यों? Why only मगध emerged as the powerful महाजनपदा? इन 16 महाजनपद में मगध ही सबसे शक्तिशाली हुई, और मगध ही सबसे शक्तिशाली होने के साथ साथ इसी का इतिहास भारत का इतिहास है उस समय 6th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। जब हम भारत के इतिहास को शुरुआत करेंगे इसका मतलब हम मगध का इतिहास पढ़ेंगे इस दौरान। और हमें बाकी जो महाजनपद हैं इनके इतने रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं, इतना पॉलिटिकल एक्सपेंशन के बारे में नहीं पता चलता है, इनके इतने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता चलता। तो क्यों? व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द मगध? तो 4-5 रीजन है यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, ठीक है। पहला वाला रीजन जो है, पहला कॉज जो है, और आपका जो फोर्थ कॉज है, इसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि सब रिलेटेड है एक तरीके से। तो देखो, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर कैसे, यहां आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि ये जो रिवर्स, 2 रिवर यहां पे फ्लो हो रही हैं, ये हो गई यमुना नदी और ये हो गई आपकी गंगा नदी, ठीक, आगे जाके ये सब मिलेंगे यहां से। तो ये कहां पर लोकेटेड है? इट वॉज लोकेटेड इन दी दोआब रीजन। दोआब, गंगा यमुना का जो दोआब रीजन है, दोआब तो बहुत अच्छे से आप लोग समझते हो, दो का मतलब 2 और आब का मतलब होता है पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में पानी, ठीक है। इसका मतलब 2 नदियों के पानी वाली जगह पे, या मैं कह दूं 2 नदियों, पानी का मतलब यहां रिवर से डिनोटेड है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आइडेंटिफिकेशन है, द गंगा एंड यमुना कॉन्फ्लुएंस, दैट
Magadha was located on the confluence of the Ganga and Yamuna, or you can say the Rajgarh was located on the confluence of Ganga and Yamuna. गंगा और यमुना के दोआब पर स्थित है ये आपका मगध का क्षेत्र, या मैं कहूं राजगृह। ठीक है, तो जब इस प्रोडक्टिव एरिया में है ये, या मैं कहूं कि गंगा यमुना के क्षेत्र में है ये, दोआब के क्षेत्र में है ये, तो दो चीजें यहां से निकल के आती हैं। सबसे कॉमन चीज, बड़ा आसान है जिन्हें समझना। सबसे पहली चीज कि ये नदियां जब निकल रही हैं तो सफिशिएंट अमाउंट में आपको वाटर अवेलेबल करवा रही हैं, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल करवा रही हैं, और जब इतनी तेजी से फ्लो होकर आ रही हैं तो यहाँ का जो एरिया भी काफी एलुवियल एरिया है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर तो होगा ही होगा, क्लियर है। खेती के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से एकदम जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो रहा है, यानी द लैंड वॉज वेरी 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 सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, और अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी हो गई। ठीक है, दूसरी चीज आपको भी पता है कि जो रिवर्स होती हैं ये रिवर कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होती हैं। ठीक है, तो गंगा और उसकी बाकी जो ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज कम्युनिकेशन के लिए भी प्रोवाइड करेंगी एक तरीके से रास्ता। सो द रिवर्स विल बिकम मोड ऑफ और द इजीएस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दी मगध पीपल। ठीक है, आसान हो जाएगा इनके लिए चीज़ों को लाना ले जाना, ट्रेड करना भी, अपने ज़रूरत की चीज़ों को लाना ले जाना, व्यापार वगैरह बहुत आसानी से फैसिलिटेट हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ यहाँ पर इनके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी, क्लियर है। तो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एंड एट द सेम टाइम द रिवर्स प्रोवाइडेड द कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, क्लियर है। अब देखो बाकी की बात करोगे तो बाकी जो हैं ये इतने बेहतर जोग्राफिकल लोकेशन पर नहीं है, कुछ कुछ है बट इतनी जगह पे नहीं है, और भी कुछ और रीजन आने वाले। तो जब ये बेहतर लोकेशन पर हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो खा पी के फुर्सत हो, मतलब कहने का कि जब आपके पास अच्छी खासी एग्रीकल्चर है तो आपके पास खाने पीने की तो कभी कभी होगी नहीं। ठीक है, हमेशा सरप्लस एग्रीकल्चर ही रहेगा, और जब पेट भरा होता है तब फिर दिमाग बाकी चीज़ों की तरफ लगता है। अगर आप अभी इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि आपका घर कैसे चल जाए, आपका पेट कैसे पले, तो फिर आप बाकी चीज़ों में तो थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है बाकी डोमेन्स में। ठीक है, दूसरा डोमेन मेनली है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। मतलब तो जब बहुत बढ़िया सरप्लस प्रोडक्शन है यहाँ पे, खाने पीने की कहीं कोई चीज़ नहीं है, तो फिर अब आप सोच सकते हो कि बढ़िया खाना पीना हो ही गया पेट में, अब आप सोच सकते हो कि और दूसरी चीज़ें ढूंढी जाए, यहाँ पे क्या रिसोर्सेस वगैरह होंगे ताकि हम अपनी सेफ्टी, अपना डिफेंस कर सके दुश्मनों वगैरह से। तो इसी एरिया पे जब आप देखोगे आगे जाके तो मगध क्या है, बिहार का एरिया है बेसिकली ना, और बिहार और झारखंड, पहले ये सब एक ही था अभी अलग हो गया। ठीक है, तो मतलब झारखंड जो है वो पहले एक में ही था ना, फिर अलग हो गया। तो झारखंड में आपको आयरन माइंस मिलेंगी, आयरन ओर्स के डिपॉजिट्स मिल जाएंगे, आयरन डिपॉजिट्स मिल जाने वाले हैं यहाँ पे। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको लौह जो है खनिज यहाँ पर उनके डिपॉजिट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, उनके भंडार कहने का मतलब मिल जाएंगे। तो व्हेन दे फाउंड दीज आयरन माइंस दे स्टार्टेड मेकिंग आयरन टूल्स प्लस क्या कहेंगे उसको, शस्त्र, अस्त्र शस्त्र कह देते हैं। ठीक है, टूल्स में यहाँ पर वेपन्स वगैरह कह दो, तो हथियार वगैरह भी बनाना शुरू कर दिया इसी लोहे वगैरह का इस्तेमाल करके। तो बहुत फाइन क्वालिटी के ड्यूरेबल टाइप के इनके पास अब है ना, तलवार वलवार और बाकी भाले वाले या जो भी और फाइट करने के, वॉर लड़ने के वेपन्स या टूल्स बनेंगे वो बना सकते हो आप। इसके अलावा बाकी जगह पे जहाँ जहाँ आयरन का इस्तेमाल होता था वो भी आप इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, तो एक तो पेट भरा ही है, दूसरा लड़ने के लिए तलवार भी मजबूत वाली मिल गई, तो अब तो आ जाए कोई भी। बाकी लोगों के पास इतने ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में आयरन माइंस या दूसरे जो मिनरल्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, मेटल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, दूसरों को यहीं से लेके जाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ एलिफेंट, अभी जंगल है यहाँ, जैसे जैसे अब इस एरिया की तरफ एंटर करते चले जाओगे, यहाँ से जब आप एंटर कर रहे हो तो इस एरिया से एंटर करते समय आपको बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलने वाले हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जब ये फॉरेस्ट आपको काफ़ी डेंस अमाउंट में मिलने वाले हैं इस एरिया में, तो उन फॉरेस्ट में उस समय जो एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, जंगली जानवर है वो भी मिलते थे, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह, इन्हीं में एलिफेंट वगैरह भी मिल जाते थे सफिशिएंट अमाउंट में। एलिफेंट्स को इन्होंने कंट्रोल किया, एलिफेंट्स को इन्होंने पकड़ा, उनको बाकायदा पहले रेयरिंग करी, उनको पाला और इसके बाद उनको ट्रेन करा वॉर वगैरह के लिए। तो अच्छा खासा उनको एक माइटी एनिमल जो है मिल गया। हाथियों का खूब सारा प्रयोग है ना होने लग गया,
सिकंदर जब आया था तो बेचारा हाथी नहीं देखा था उस समय तक, मतलब हाथी का प्रयोग उतना ज़्यादा उन लोग के यहाँ नहीं होता था वॉर वगैरह में, तो टेंशन में आ गया था कि देख के इतने बड़े जानवरों से हम लोग निपटेंगे कैसे, एलिफेंट वगैरह से, ठीक है। तो एलिफेंट का यूज़ होने लगा। अब एलिफेंट अच्छा खासा एक पॉजिटिव रोल प्ले करते थे तो वॉर वगैरह में भी। तो एग्रीकल्चर मिल गया सफिशिएंट अमाउंट में, आयरन माइंस ही हैं, ठीक है, यानी रिसोर्सेज में मिल गए सफिशिएंट अमाउंट में, उनके पास एलिफेंट मिल गया। इसीलिए आप देखोगे इनकी आर्मी में पैदल सैनिक हैं, इनकी आर्मी में जो है घोड़े वगैरह हैं, इनकी आर्मी में रथ वगैरह हैं, इनके आर्मी में बाकायदा एलिफेंट वगैरह, मतलब बाकायदा एक पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से आर्मी बनी हुई है। कन्वीनियंट नेटवर्क्स मिल गए बिकॉज ऑफ द रिवर। एंड देन ये तो सारी चीज़ें एक है, मान लो कितने भी बेहतर रिसोर्सेस आपके पास हैं लेकिन आपका दिमाग ही नहीं चलता, बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं। आपके पास 1000 टाइप के रिसोर्सेस हैं बट आपका दिमाग ही काम नहीं करता, आप इतने शार्प माइंडेड ही नहीं है, आप इतने विजनरी ही नहीं है, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर वैसे जिस तरह से रिसोर्सेस और जिस तरह से यहाँ की जियोपॉलिटिक्स है उस हिसाब से यहाँ पर किंग भी आने लग गए। यानी रिसोर्सेस तो थे ही, इन रिसोर्सेस को मैनेज करने वाले बेहतरीन मैनेजर्स, बेहतरीन लीडर्स भी यहाँ पर इमर्ज हुए। विल सी, हम देखेंगे बिंबिसार, हम देखेंगे अजात शत्रु जैसे बड़े राजा आ रहे हैं, ठीक है। हम देखेंगे बाद में महापद्मनंद, धनानंद, उसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सम्राट अशोक। एक से एक आप देखोगे कि एबल लीडरशिप, वर्दी लीडरशिप वाले किंग देखने को मिलेंगे आपको। मतलब कुछ कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादातर हमें बुद्धिस्ट जो लिटरेचर वगैरह हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में इनको ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया, माइट भी इसलिए अलग अलग लिटरेचर्स में किंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि उनमें क्या होता था कि वो उस धर्म को, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है जैन धर्म को मानता था, अशोका है बुद्ध धर्म को मानता था, तो भैया वो ग्लोरीफाई करेंगे तो इसका मतलब ये भी होगी कि बिकॉज ऑफ दैट रिलीजन दे ट्रांसफॉर्म्ड, और फिर वो उन्होंने उनकी लीडरशिप, तो थोड़ा सा ये उस रिलीजन से भी कनेक्ट हो जाता है। बट इन चीज़ों को आप रिलीजन से कनेक्ट नहीं कर सकते या फिर इन लिटरेचर से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये वहाँ की ज्योग्राफी की देन है बेसिकली। ये वहाँ के ऐसे रिसोर्सेस हैं जिन रिसोर्सेस ने मगध को इतना पावरफुल किया। तो एम्बिशियस किंग्स मिल गए और इन एम्बिशियस किंग्स ने इस मगध को उस ऊंचाई पर पहुंचाया कि आगे जाके देखते देखते जो क्लैशेस होते थे और जो फ्रिक्वेंट वॉर्स वगैरह होते थे, इनमें मगध विल इमर्ज्ड विक्टोरियस, और जो एम्पायर बनेगा, या मैं कहूं जो मगध है आपका, मगध पहला सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनेगा। ध्यान रखना, तो मगध आपका सबसे शक्तिशाली पहला साम्राज्य बनने वाला है, ठीक है। और इसमें जो शुरुआती सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, पहले हर्यक वंश की स्थापना होती है और छोटे छोटे वंश आते हैं, नंद वंश आता है, लेकिन हमारे बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है तो हम फालतू वहाँ जाके अननेसेसरी इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हम जहाँ हमारी बुक हमें लेके जा रही है उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। तो हमारी बात जो हो रही है वो अर्ली एम्पायर की हो रही है, यानी शुरुआती सबसे पहला और बड़ा साम्राज्य। तो शुरुआती सबसे पहला बड़ा साम्राज्य जो है वो मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर की स्थापना हुई यहाँ पे, और ये मौर्य एम्पायर की स्थापना कौन करता है? मौर्य एम्पायर की स्थापना करने वाले भाई साहब हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, उस समय एक नंद वंश का रूलर हुआ करता था, यहाँ पे नंद डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था जिसका नाम था धनानंद, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट स्टोरीज, पर हम स्टोरीज पे नहीं जा रहे क्योंकि हमारे बुक पे वो ज़्यादा दी नहीं है, ठीक है। तो बट एक बहुत कॉमन जो है नोशन कि ही वॉज हेल्ड बाय कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सो ही डिफीटेड धनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, एंड देन ही फाउंडेड द एम्पायर, माइटी एम्पायर नोन एज मौर्य एम्पायर, ठीक है, जिसमें इसका जाके आगे पुत्र और फिर उसके बाद इसका जाके पोता यानी अशोक बहुत नाम कमाने वाले हैं। सो ही कैप्चर्ड द मगध एरिया, ही कैप्चर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। आप नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की तरफ देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट में जो अफगानिस्तान, गांधार का पूरा इलाका है उसको ये जीत लेगा, बलूचिस्तान तक, पाकिस्तान वगैरह सब, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, ये सारे मौर्य साम्राज्य के हिस्से। यानी नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो है, इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, एंड हिज ग्रैंडसन अशोका, आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया, जो कि मैंने जैसे कहा। तो आगे जाके यहाँ से गांधार से लेके इधर नॉर्थ वेस्ट बंगाल तक सीमाएं फैली हुई हैं बकायदा,
और साउथ इंडिया की तरफ, एक्सट्रीम साउथ की तरफ नहीं गया हुआ है, ठीक है। ये कोशिश करेगा इसका पोता जो है अशोक उड़ीसा, कलिंग की तरफ अटैक करने के लिए, तटवर्ती उड़ीसा का जो क्षेत्र है, कोस्टल उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यहां पर अटैक करेगा। हालांकि उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, हार्ड ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इट वॉज एट दैट टाइम माइटी, अ बिगेस्ट, अ वास्ट एम्पायर। उस समय के हिसाब से देखोगे तो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पर सिकंदर का सेनापति हुआ करता था सेलिकस निकेटर, ठीक है। सेलिकस निकेटर को डिफीट करेगा, ठीक है। और ये जो उसकी एक्सपीडिशंस है नॉर्थ वेस्ट की, इनके बारे में हमें ना सिर्फ इंडियन बुक्स में, हमें ग्रीक जो बुक्स हैं यहाँ भी रेफरेंसेस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिकस निकेटर जो है बाद में फिर इनके सेलिकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस बनते हैं, बहुत अच्छे संबंध बनते हैं। सेलिकस निकेटर की पुत्री का ब्याह होता है किसके साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो बाकायदा ससुराल बन गई कुल मिला के जाके यूनानियों के यहाँ, ग्रीक लोगों के यहाँ, है ना। तो ठीक ठाक वर्णन किया है, मतलब सम्मानजनक है। चलो, सो हाउ वी गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस माइटी एम्पायर, दिस अर्ली एम्पायर। इस अर्ली एम्पायर के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जो सोर्सेस मिलते हैं वो पता करते हैं। मतलब वैरायटी ऑफ सोर्सेस, तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सोर्सेस, दो तरीके के मुख्य हमारे पास स्रोत हैं, जिन स्रोत से हमें पता चलता है कि मौर्य जो हैं ये कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना हुई। सो इफ यू वांट टू फाइंड अबाउट द मौर्यास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, और टू टाइप्स, डेफिनेटली टाइप्स ही कहना चाहिए, ठीक है, टू वैरायटी ऑफ यू कैन से सोर्सेस, पहला, और एविडेंसेस, पहला आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज कंटेम्पररी वर्क। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग का मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम के जो कुछ भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मतलब जब एक्सकेवेशंस वगैरह किए गए, तो इस एक्सकेवेशन के दौरान लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल में वी हैव सो मेनी आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हुए हैं जिन आर्टिफैक्ट्स को बाद में हमने बहुत अच्छे से समझा और फिर अंदाजा लगाया, उसको रिलेट किया, और हमें पता चला कि अच्छा इस पर्टिकुलर मौर्य किंग के बारे में यहां पर बात हो रही। जैसे मैं कहूं तो आपको सारनाथ से जो बहुत शानदार एक लॉयन कैपिटल मिला हुआ है, ठीक है, लॉयन कैपिटल सारनाथ से मिला हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर। लेटर ऑन इट वॉज इंक्लूडेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो बाद में इसको हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया हुआ है, नेशनल एम्बलम बनाया हुआ है, ठीक है, चक्रास, ठीक है, बुल है, हॉर्स है, ठीक है। तो ये एनिमल्स, इनके अपने इंपॉर्टेंस हैं, हार्डवर्क को शो करता है, ठीक है, वेलर को शो करता है, एनर्जी को शो करता है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट को शो करता है, ऑलराइट। एंड दीज फोर lions, they are, you can say, kind of watchdogs, और you can say kind of कि एक तरीके से द्वारपाल हैं चारों दिशाओं की तरफ, जो धम्म को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उनको स्प्रेड कर रहे हैं, ऑलराइट। तो दिस इज द लॉयन कैपिटल, और यही क्षेत्र है जहां से आपको प्रश्न भी कई बार बनते हैं कि क्यों लॉयन कैपिटल आपको महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से, क्यों आपको ध्यान रखना है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि लॉयन कैपिटल, इट वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम द सारनाथ एंड लेटर ऑन इट वाज इंक्लूडेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। बाद में जब देश आज़ाद हुआ, आपको पता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एम्बलम के तौर पर इसको लॉयन कैपिटल को एक्सेप्ट किया था, एंड दैट इज़ वाई द लॉयन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें इसके बारे में याद रखना चाहिए। अच्छा खासा लंबा चौड़ा हुआ करता था, ये ध्यान रखना, एक बहुत बड़े पिलर के ऊपर ये रखा हुआ था, बाद में वो चीज़ टूट गई। ये आप लोटस देख रहे हैं, इन्वर्टेड लोटस है ये, ठीक है, और इस इन्वर्टेड लोटस के ऊपर फिर बाद में ये एक पिलर बना हुआ है छोटा सा, जिसमें चक्र है और एनिमल्स हैं, और इसके बाद ये चार शेर हैं जो चार डायरेक्शंस की तरफ देख रहे हैं। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में कुछ अभी महीने पहले, ये कुछ समय पहले बेसिकली इंस्टॉल किया गया था, बड़ा उसको लेके डिस्प्यूट वगैरह भी था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉ एंड कैपिटल। तो ऐसे आपको स्कल्पचर्स बहुत सारे मिले हैं लॉ एंड कैपिटल की तरह के, ये तो एक स्कल्पचर हो गया। ऐसे सो मेनी स्कल्पचर्स वी हैव फाउंड एंड दे indicate us about the importance of Mauryas. And the second thing is contemporary work. तो contemporary work में 4-5 चीजें हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। कंटेम्पररी वर्क का मतलब होता है उस समय जो कुछ स्कॉलर्स वगैरह हैं, there were certain scholars who were patronized by either चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक। तो इनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पैट्रोनाइज किए गए, बाकायदा उनके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले भाई साहब जो है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो किताब पढ़ोगे तो सुन लोगे, ठीक है। फिर भी नहीं पढ़ने का मन है तो वीडियो तो देखोगे ही, ये वाला तो वीडियो देखोगे तो वहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि मेगास्थनीज एक पर्सन है जो कि कौन है, ग्रीक स्कॉलर है, ठीक है, ग्रीक स्कॉलर है, यूनान का एक विद्वान है जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बाकायदा आएगा, बड़े सम्मान के साथ रहेगा, ठीक है। अब एक तरीके से कह दो रिश्तेदारी हो गए हैं सब लोग, ठीक है। तो ये जो कुछ भी अपनी आंखों से देखता है इंडिया में, whatever he saw, whatever he observed in India, he had just maintained the account of that incident, that practice, that custom, जो कुछ भी था, जो भी इसने अपनी आंखों से देखा समझा, उसको इसने इंडिका नामक पुस्तक में लिख के लोगों को बताया। तो आज भी हमारे पास ये मेगास्थनीज का जो इंडिका है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, नॉट इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ एविडेंस के तौर पर सर्व करता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एविडेंस आपको ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग इज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हमने अभी बात की किसके बारे में, चाणक्य के बारे में बात की। चाणक्य कह दो, कौटिल्य कह दो, विष्णुगुप्त कह दो, ये एक ही नाम है, ठीक है। चाणक्य इनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके फादर का नाम था आचार्य चणक, तो चणक का, द सन ऑफ चणक इज कॉल्ड चाणक्य, ठीक है। कौटिल्य बिकॉज ही वॉज वेरी 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 इंटेलिजेंट, कनिंग टाइप के, मतलब समझ रहे, पॉजिटिव टाइप के जो बदमाश होते हैं ना वो वाले थे ये बेसिकली, तो इसलिए भी कौटिल्य, कुटिलता से शब्द आता है। और दूसरा विष्णुगुप्त वॉज द एक्चुअल नेम ऐसा। तो चाणक्य आफ्टर डिथ्रोन्ड द धनानंद, ही इंस्टॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज द एम्परर ऑफ मौर्य किंगडम, मौर्य साम्राज्य के सम्राट के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने प्रतिस्थापित किया। और इसके पश्चात आफ्टर दैट ही हैज रिटन दैट डिटेल अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र लिखा इन्होंने। और अर्थशास्त्र वॉज काइंड ऑफ मैनुअल फॉर दी चंद्रगुप्त मौर्य, हाउ टू रूल, किस तरीके से आपको अपनी शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था चलानी है, इसके बारे में अर्थशास्त्र में बकायदा विस्तार से इन्होंने बताया हुआ है। इस अर्थशास्त्र को कभी भी कंफ्यूज मत होना कि इट इज नॉट अ बुक ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि हिंदी में हम अर्थशास्त्र कह देते हैं ना इकोनॉमी को, तो अर्थशास्त्र की किताब नहीं, इट इज अ बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस बेसिकली। एंड इट हैज सो मेनी पोर्शंस, वॉल्यूमिनस बुक है जिसमें बहुत बहुत सारी चीजें लिखी गई। अर्थशास्त्र इसको जो है बनाने का या नाम लिखने, या माइट भी इसका नाम अर्थ से देने का रीजन ये भी था क्योंकि चाणक्य जो है अर्थ पर बहुत, यानी इकोनॉमी पे या फाइनेंस या फंड पे बड़ा स्ट्रेस देते थे। स्ट्रेस का मतलब है टैक्सेस, रेवेन्यू का बड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए, उसको बड़ा पॉजिटिवली उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के यूटिलाइजेशन में उसको आप स्पेंड करो, खर्च करो, अपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं, क्योंकि वो टैक्स का पैसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राजा को टैक्स का पैसा मिले और राजा लगा हुआ है डांस वांस देखने में, लाइव डांस शो चल रहा है, बस अंगूर खा रहा है और एंजॉय कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये इसलिए है ताकि आप क्या करें, आप बहुत अच्छे से पब्लिक वेलफेयर की एक्टिविटीज को आगे बढ़ा सकें। देन बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको शायद कुछ हिंट दिया हुआ है। देयर वर सो मेनी बुक्स which are written by the Buddhist scholars, दीपवंश हो गए, महावंश हो गए, इस तरीके से जैन लिटरेचर हो गए जिनमें हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। जैन लिटरेचर बहुत सारे जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से अपनी जो अंतिम दिनों में अपनी क्या कह सकते हैं, प्राण त्यागे, ठीक है, अपने लास्ट डेज किस तरीके से जिए, उसके बारे में बाकायदा डिटेल में वर्णन है। जैन लिटरेचर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। इसी तरीके से अशोक के बारे में आपको जानना है तो बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ोगे तो बड़ा डिटेल में पता चल जाएगा। तो इनमें से कुछ ऐसे मौर्याज हैं, मौर्य किंग हैं जो जैन फेथ को
आगे जाके प्रमोट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट फेथ को प्रमोट करते हैं। तो दोनों तरह के लिटरेचर में आपको इन राजाओं का वर्णन मिल जाएगा। देन पुराणिक लिटरेचर एंड सांस्कृतिक लिटरेचर, तो बहुत सारे बाद में ब्राह्मण हैं जिन्होंने पुराणिक और संस्कृत लिटरेचर में भी इनको मेंशन किया हुआ है। अशोक का भी नाम मेंशन है, बिंदुसार का भी नाम मेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सारे जो कंटेम्प्रेरी वर्क हैं, इन कंटेम्प्रेरी वर्क से पता चलता है कि मौर्य नाम का एक बहुत विशाल साम्राज्य था और इस विशाल साम्राज्य को मौर्यों ने रूल किया था। उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी सोशल जो व्यवस्था है वह कैसी थी, सब कुछ, उनका रिलीजियस सिस्टम, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, एवरीथिंग वी गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस डोमेन्स। ऑल राइट, चलो इसके अलावा हमें आर्कियोलॉजिकल में ही कह दो एक तरीके से इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन जो है, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में हिंट किया है आपको कि क्या होता है, प्लस ये जो इंस्क्रिप्शन है इस चैप्टर से रिलेटेड, इनके बारे में आपको लास्ट जो चैप्टर का टॉपिक है जिसमें बैक टू बेसिक्स करके है, लास्ट पैराग्राफ है आई थिंक, उसमें डिटेल में इंस्क्रिप्शंस के बारे में बातें हैं। इसलिए मैं इंस्क्रिप्शन के बारे में अभी एकदम अंदर जाके बात नहीं कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे आएगा ही तो वहां फिर हम ब्राह्मी खरोष्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे, तो वहीं मैं और थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। बट नॉर्मली इंस्क्रिप्शन आपको पता है कि क्या होता है। इंस्क्रिप्शन जो है इट इज अ मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वुडन और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे पत्थरों की सतह पर या धातुओं की सतह पर संदेश खुदवाए जाते थे, ठीक है, उस समय, और ये संदेश अलग अलग प्रकार के हो सकते थे। जैसे अशोक ने खुदवाए हैं तो बुद्ध के जितने भी मैसेजेस हैं, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइप वाले, वो मैसेजेस इसने ज़्यादातर इंस्क्राइब वगैरह कराए हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। तो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन हमें अशोक का, और अशोक के इंस्क्रिप्शन हमें मौर्य साम्राज्य के ना सिर्फ एक्सटेंट के बारे में बताते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। एक अगर आप नजर डालो तो अशोक के बेसिकली 3 तरीके के इंस्क्रिप्शन हैं, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट्स है, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, और इसके अलावा पिलर इंस्क्रिप्शन है। मेजर रॉक एडिक्ट्स का मतलब है कि पूरी की पूरी बड़ी बड़ी चट्टान टाइप की जो है, इन्हीं में उसने मैसेज, पूरे पहाड़ को ही पूरा अपना कैनवास बना लिया और उसमें मैसेज एनग्रेव करवा दिए, खुदवा दिए। माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं छोटे छोटे पिलर्स या पत्थर या स्टोन के स्लैब्स हैं जिनमें इसने मैसेजेस इंस्क्राइब करवाए। फिर पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, स्तंभ टाइप का बना हुआ, पिलर टाइप का बना हुआ जिसमें मैसेजेस इंस्क्राइब्ड है, जैसे अभी आपने सारनाथ में लॉयन कैपिटल वाला पिलर देखा था, ठीक है। तो आप देखो कि कांधार से लेके अफगानिस्तान से लेके आपको आज के रेट में अगर मैं कहूं तो आंध्र प्रदेश तक, आपको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये देखने को मिल जाते हैं। अब जब ये इंस्क्रिप्शंस आपको यहाँ मतलब डीप महाराष्ट्र तक बेसिकली मैं कह सकता हूँ ऐसा देखने को मिल जाते हैं, आंध्र प्रदेश तक आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाते हैं। और अब अगर एक तरीके से देखो तो क्या ये सारा एरिया उसके पास रहा होगा, या तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा होगा, तभी तो वो लगा पाएगा। जबरदस्ती तो इंस्क्रिप्शन किसी दूसरे राजा के यहाँ नहीं लगवा देगा। मान लो बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं करता था तो दूसरा राजा जिसके यहाँ लगवाना है, तो माइट भी कुछ लोगों को लगता है कि शायद इसने इतने बड़े जो मैसेजेस इंस्क्राइब करवाए हैं इन फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, तो शायद इसी का पूरा ये राज्य रहा होगा। तो अशोक पहला शासक है, पहला रूलर है, ठीक है। वो इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स। इसके इंस्क्रिप्शंस का पर्पस सिर्फ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक या अपना जो कुछ भी ट्रांजैक्शन वगैरह है इसके बारे में जानकारी देना नहीं है। इसके इंस्क्रिप्शंस का एक मात्र होल सोल पर्पस जो था वो था टू पास ऑन द मैसेज ऑफ बुद्धा और टू पास ऑन सम पॉजिटिव मैसेजेस टू दी सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पर जो जनता है, ठीक है, जो प्रजा है। तो अपने प्रजा से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने प्रजा से बातचीत करने के लिए, अपने प्रजा को संदेश देने के लिए अशोक क्या है, अपने ऑफिशियल्स की सहायता से, अपने जो अधिकारी वगैरह हैं इनकी सहायता से क्या करता था, पत्थरों पर, स्टोन सरफेसेस पर, नेचुरल रॉक एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स, ठीक है, जिनकी हमने बात करी, मतलब पूरी की पूरी पहाड़ या नॉर्मल पत्थर जो है उनके छोटे छोटे टुकड़ों पर ही उसने मैसेज इनग्रेव करवा दिया, खुदवा दिया, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलते हैं पत्थर की सरफेसेस पर। ये सिर्फ अशोक नहीं किया है, क्लियर है। तो पूरे इंस्क्रिप्शंस पढ़ने पर, इसीलिए चैप्टर की शुरुआत में प्रिंसिप और पियदसी वाला डिस्कशन आया था, क्योंकि अशोक के बारे में जो डिस्कवरी, अशोक के बारे में जो चीज़ें मिली
वो अपने आप में भारत के इतिहास को एक बहुत नई जगह पर ले जाके रख देने वाली थी। बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो इंडियन लोगों के लिए भी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि इस तरीके का कोई पर्टिकुलर किंग हुआ जो कि यूरोपियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब वो है कि हाँ इस सच टाइप ऑफ किंग्स वर देयर इन इंडिया। ऑलराइट, सो ही यूज्ड द इंस्क्रिप्शंस, उसने इस इंस्क्रिप्शन का, इन अभिलेखों का इस्तेमाल जो किया वो इसलिए भी किया कि उसने बहुत अच्छे तरीके से धम्म के सिद्धांत को, बुद्ध का जो धम्म है उसकी फिलॉसफी को लोगों तक समझाने की कोशिश की और बताया कि मैंने धम्म से ये समझा है। धम्म सिंपली ये नहीं है कि आपको ये एक रिलीजियस फॉर्म है जिसको फॉलो करना है। कोई एक धम्म का मतलब, बुद्ध के धम्म का मतलब ऐसा नहीं है कि एक पंथ, एक रास्ता बना दिया है उन्होंने और आपको कुछ विधि विधान, रिचुअल्स ये फॉलो करने हैं, कुछ नियम कानून, ये नहीं है। बुद्ध का जो धम्म है, इट इज द जर्नी ऑफ इनवर्ड जर्नी टू फाइंड आउट योर ट्रू एग्जिस्टेंस। तो ये तुम्हारा खुद का अस्तित्व जानने का एक इंट्रिंसिक यात्रा है, एक जो तुम्हारी अंदर की यात्रा है, वो है बेसिकली बुद्ध का धम्म। मतलब बुद्ध के धम्म का जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है उसको समझकर ये लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेगा। सो दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स। अब इसमें क्या क्या है, मतलब वो जो धम्म से समझ रहा है उसने उसको बहुत अच्छे से एसेंस तो समझा ही, लेकिन लोगों को जो समझाया उसमें उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइप वाली बातें करी। ठीक है, आजकल चर्चा में भी चल रहा है तो हम लोग क्यों ना उसको इससे रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे वो क्या कह रहा है, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो आपके घर में बड़े बुजुर्ग आए, मान लो कहें कि भैया शोर मत मचाओ, कोई बूढ़ा आदमी तुम कहते हैं कि आप सठिया गए हैं, हम लोग का खेलने का टाइम है और ये कह रहे हैं कि शोर मत मचाओ। ठीक है, यू हैव टू ओबे देयर वर्ड्स। कहीं और जाके खेल लो, थोड़ा सा कोई जरूरी कि वहीं पे खेलो। तो ऑब्वियस सी बात है, सयाना आदमी है, थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। या फिर मान लो तुमको कोई कुछ कह रहा है करने के लिए जो कि तुम्हारे भले की चीज़ है, पर तुम्हें लगेगा जवान आदमी हो, ठीक है, खून थोड़ा गर्म है, तुम्हें लगेगा क्या दिन भर टोकते रहते हैं, क्या नियम कानून बताते रहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये हम करेंगे, हमारा मन है, हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ। नो, ठीक है, बिकॉज द एल्डर्स दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर यू। सम टाइम हो सकता है ऐसा तुम्हारी बात 100% ना समझे तो प्यार से बैठ के बात करो। ठीक है समझ जाएंगे वो भी, समझाने की कोशिश करो, तब तो तुम्हारी मानता है ना। चिल्ला चोट से थोड़ी कुछ होने वाला है, चिल्ला चोट से तो खाली डिफरेंसेस क्रिएट होने वाले हैं। चलो, तो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो आप। जनरसी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण वगैरह हैं, है ना। अब आप लोगों में से क्वेश्चन कर देगा कोई कि ब्राह्मण भी तो उटपटांग काम करते थे, तो जो उटपटांग कर रहा है उसको मत सम्मान करो, लेकिन अपमान भी मत करो। अपने मुंह से अपना मुंह खराब मत करो। कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, उसको बोल दो कि भाई साहब ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव बिहेवियर करने लग जाओगे तो आप और वो तो एक जैसे हो गए। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मणास भी हैं जो बहुत ही एग्जाम्पलरी हैं, जिनका कैरेक्टर बहुत ब्राइट है, जो वेदों और शास्त्रों के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को जीने वाले लोग हैं। ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करिए जो तपस्या करते हैं, जो आपके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जो बहुत कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट का मतलब है तो संतोष, तुमने एक रोटी दे दी, ये कुछ पैसे दे दिए, नहीं दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुमने कुछ पूछा, बड़े बढ़िया से बताया, विनम्रता के साथ में ज्ञान दिया तुमको। सो देयर वर सर्टेन ब्राह्मणास हु वर रियली फॉलोइंग द वैदिक इंजंक्शंस, जो सही मायने में वेदों के शिक्षाओं को फॉलो करते थे। तो ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करो। ठीक है, नॉट ओनली द ब्राह्मण्स, रिस्पेक्ट दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, जिन्होंने इस सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों का सम्मान करो। बहुत मुश्किल है ये, एक सेकंड के लिए कुछ छोड़ के देखो, ठीक है, बड़ा मुश्किल है। तो दिन भर हम क्या करते रहते हैं, दिस इज माइन, ठीक है। सो मी माइन की दुनिया है बेसिकली। अब मी माइन की दुनिया में आप यू योर्स कर लो, तो मी माइन से यू योर्स का जो सफर है ये बहुत लंबा है, इतना आसान नहीं होता है। हम अंदर से कोशिश करते हैं और कोशिश करने में भी बड़ा समय लग जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जब मी माइन से हम यू योर्स की तरफ जा जाते हैं ना, तो बड़ा इंटरनली जो इवोल्यूशन होता है, जो चेंज आता है, वो आपको दुनिया से अलग कर देगा। तो जो लोग दुनिया छोड़े हुए हैं, वर्ल्डली लाइफ, भौतिक संसार को, है ना, इसको छोड़े हुए हैं, वर्ल्डली लाइफ का मतलब ना जो दिन भर चल रहा है दुनिया में, जो मटेरियलिस्टिक ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, एक्सचेंजेस चल रहे हैं, तो इनके बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो ये लोग एकदम, इनको किसी से ना द्वेष है। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस टाइप वाले लोग हैं लोग बेसिकली। तो इन लोगों का सम्मान करो, ठीक है, क्योंकि ये तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं। तुम इनसे बात करोगे अगर, तो तुमको चार अच्छी बात ही बताएंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि काम करो चलो पार्टी कर लेते हैं। ठीक है, सो ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, अपने जो नौकर हैं, दास हैं, उनको बहुत दयालुता के साथ
उनके साथ पेश आओ। एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ठीक है, सभी धर्मों का और परंपराओं का सम्मान करो। कोई दूसरा तुम्हारा जो पड़ोसी है, हो सकता है उसकी पूजा पद्धति का तरीका अलग हो सकता है उसको ईश्वर का मानने का तरीका अलग हो, उसका सम्मान करो पूरी तरीके से। तो समझ रहे हो, अशोका ने बहुत साल पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया था और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत जबरदस्त तरीके से उसने प्रचारित और प्रसारित भी किया था, प्रीच भी किया था और उसको स्प्रेड भी करने की कोशिश की थी। तो होपफुली बहुत अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट दिमाग में नहीं होगा, है बता देना, उसको भी रिजॉल्व कर देंगे। तो चलो तुम्हें बेनिफिट बता दूं, जो अक्सर मैं तुम्हें बार बार बेनिफिट बताता हूं, ठीक है, पर तुम लोग करते वर्ते हो कि नहीं है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा, ठीक है। तो प्लस क्लासेस में आ जाए करो, प्लस क्लासेस में बहुत फ़ायदा मिलता है तुम लोगों को, ठीक है, जब तुम्हारा टीचर के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। अभी तो क्या यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तरफ उधर बैठे बैठे सुन रहे हो। अब मान लो तुम्हारे मन में कोई डाउट आ गया, मान लो इसी टाइम तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट आ गया, कैसे पूछोगे? देयर इज ऑप्शन, प्लस क्लास में आ जाओ, बहुत शानदार तरीके से हम लोग बात करके डाउट को एकदम खत्म कर देंगे, ठीक है। सो यू कैन इंटरेक्ट विद योर टीचर्स एट द सेम टाइम, यू कैन आस्क योर डाउट्स यूजिंग द क्वेश्चन टैब। अब तुम्हारा तो सब कुछ मिल गया तुमको, हमारे पास भी ऑप्शन है, क्या बहुत बढ़िया से पढ़ाया। अब मान लो जैसे इतना पूरा आज का ये वीडियो हो गया, अब इसी में से मुझे तुम्हें क्वेश्चन पूछना था कि बताओ ये वो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, मान लो इंडिका किसने लिखी पूछना है, या फिर कुछ भी और कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो तुम्हें भी आंसर देना पड़ेगा। तो देयर आर पोल्स, लाइव पोल ऑप्शन है, ठीक है, क्विज के लिए, तो हम क्विज कंडक्ट करवा देंगे, पोल दे देंगे तुम्हें। शानदार, बच्चों ने सबने आंसर कर दिया, जिनको जिनको आंसर आ गया उसका। अब जब आप आंसर करोगे तो एक पोल लीडर बोर्ड जनरेट होगा, जिसमें मैं देख सकता हूं और आपको भी दिखा सकता हूं कि आप में से कितने लोगों ने सही आंसर दिया और कितने क्विक टाइम पर आंसर दिया। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा, प्लेजिंग मोमेंट होगा, ठीक है। एंड देन यू कैन विन द स्कॉलरशिप। बहुत सारा ऑप्शन आपके पास आता है स्कॉलरशिप के टेस्ट अटेम्प्ट करने का, जिनके थ्रू आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। तो आपकी पढ़ाई के लिए फंडिंग भी यहाँ से मिल जाने वाली, सोने पे सुहागा, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे जब आप एनरोल करने आएंगे और कोड इस्तेमाल करेंगे, यूज़ कोड इंद्र INDRA, ठीक है। तो इस प्रकार का कृपया कोड का इस्तेमाल किया करें जब भी आपको कहा जाए, ठीक है। चलिए, एंड देन यू कैन कनेक्ट विथ अस, मीन्स द सोशल स्कूल प्लेटफॉर्म, सोशल स्कूल टेलीग्राम चैनल। तो बहुत सारी अपडेट्स वगैरह जो रहती हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं आपको, कि आगे क्या होने वाला है, कल का क्या शेड्यूल है, क्विजेस क्या आने वाले हैं, जो कुछ भी इस तरह से बनता रहता है, चलता रहता है, वो सब तुम्हें पता चलता रहता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से। तो इस तरीके से आज का एन अर्ली एम्पायर या द अर्ली एम्पायर वाला जो टॉपिक था, इसको हमने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझ लिया है। कुछ भी मन में शंका, दुख, दर्द आ रहा होगा तो बताना, फिर रिजॉल्व करेंगे उसको। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक बने रहो सोशल स्कूल के साथ। थैंक यू।